नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर दानापुर से आ रही है। बेऊर जेल के अंदर गांजा फेंकते दो लोगों को पकड़ा गया है। स्थानीय लोगों ने इनको पकड़ा और उसके बाद दोनों की जमकर पिटाई भी की है। हालांकि पिटाई के बाद इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कड़ी कार्रवाई की मांग पर यहां लोग अड़े हुए हैं। स्थानीय लोग थाने के सामने बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जेल के आसपास के 40 घरों को तोड़ने की बात कही जा रही थी, क्योंकि अक्सर यहां से ऐसी घटनाएं होती थी जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वहां जिनका घर टूटना था, इन लोगों ने निगरानी की और इसी दौरान दो लोगों को जेल के अंदर गांजा फेंकते पकड़ा और उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो बेऊर जेल के अंदर गांजा फेंकते दो लोगों को पकड़ा गया है। स्थानीय लोगों ने पकड़ा। ये वही लोग हैं जो आसपास जेल के आसपास रहते हैं और जिनके घरों को तोड़ने की बात कही गई थी और कहा यह जा रहा था कि आसपास से गांजा और दूसरी चीजें अक्सर जेल में फेंकी जाती थी और लोगों का यह कहना था कि जब उन्होंने गलती नहीं की तो आखिर कौन ऐसा कर रहा है ऐसा। और इसी बात की छानबीन के लिए लोगों ने निगरानी शुरू की और निगरानी के दौरान दो लोगों को पकड़ा जो जेल के अंदर गांजा फेंक रहे थे। फिलहाल इनकी पिटाई की गई, उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया। अब जो लोग हैं वो थाने के सामने जुटे हुए हैं और इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुजफ्फरपुर में प्यार के नाम खूनी खेल खेला गया, जहां एक युवक की न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसके साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुशांत पांडे है। वहीं दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के रेपुरा और सोनवर्षा गांव का है। रेपुरा के सौरभ का सोनवर्षा की एक लड़की से पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सौरभ युवती से मिलने के लिए सोनवर्षा गया, जहां लड़की के घर वालों ने लाठी डंडों और रॉड से पीट कर सौरभ की हत्या कर दी। फिर युवक के परिजनों को बुलाकर पिस्तौल के नोक पर उन्होंने उनसे सादे कागज पर लिखवाया कि उनका बेटा सकुशल है, सिर्फ गलती के लिए उसे पीटा गया है और इसके बाद शव को अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया। तब तक सौरभ के हत्यारे घर छोड़कर भाग चुके थे। इधर सौरभ की मौत के बाद उसके परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने हत्यारों के घर पर हमला बोल दिया, लेकिन तब तक वहां पुलिस भी पहुंच गई और लोगों के हमले को रोक दिया गया। हालांकि गमगीन परिजनों ने सौरभ की चिता हत्यारों की चौखट के सामने ही जलाई और आरोपियों के घर के सामने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हम लोगों ने सुना कि उस बच्चे का घटना हो गया है, उसको मार दिया गया है, तो उनके दरवाजे पर गए। तो दरवाजे पर जाने के बाद में पता चला कि 2-4 लोग जो जिसमें एक प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार और गौरव, ये सब गौरव जो है सो आए थे। और आने के बाद उस लड़के को बुला के कुछ लड़के से काम है ले के साथ चले गए। बाद में जो है इनके पिता जो है सो रुपौली चौक पर थे, वहाँ पर जो है सो लोग आया करीब 7:30 बजे। और आने के बाद में कहा कि चलिए सो आपसे कुछ बात करनी है। जब वहाँ पर गए तो उनके बच्चे को जो है सो चौकी पर चादर उड़ाकर लिटाया हुआ था और वह देखने से मृत जैसा लग रहा था। तो वो जो है सो उसके बाद बोले कि उसकी कनपट्टी पर पिस्टल, मनीष कुमार के कनपट्टी पर पिस्टल गिरा दिया और कहा कि जैसे जैसे हम बोलते वैसे वैसे बोलो। बोला कि हम तुम्हारे लड़के को जीवित सुपुर्द तुमको कर रहे हैं और तुम्हारा लड़का बदमाशी किया इसलिए कुछ जो है सो मारे हैं। क्या था उससे दिक्कत क्या था? लव अफेयर्स का मामला था। भिरा के कान में लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया, लिखवाए। और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहे कि हम जाके इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। तो बोले कि ना, हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। कौन लोग मारा? वही प्रशांत ही लोग मारे।
और मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पंचायत के दौरान गोली चली है और 9 साल के बच्चे को यह गोली लगी है। बैरिया स्थित अस्पताल में इस बच्चे का इलाज चल रहा है। पारू के पंडे गांव की घटना है। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पंचायत के दौरान गोली चली है, 9 साल के बच्चे को गोली लगी है। बैरिया स्थित अस्पताल में इस बच्चे का इलाज चल रहा है। पारू के पंडे गांव की घटना है। सुधीर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, पंचायत किस बात को लेकर चली और गोली किसने चलाई यहां? ये पूरा मामला दो बच्चियों के बीच के विवाद का है। दो परिवारों के दो बच्चियों के बीच आपसी विवाद हो गया था और इसी मसले को लेकर दोनों परिवार चोर का सिर मुड़वाकर कालिख पोत दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बकरी चोर के ससुर और उनके साथ आए उनके शख्स को भी ग्रामीणों ने नहीं बख्शा। उनका भी सिर मुड़वाया, उनकी भी पिटाई की। हालांकि त्रिवेणीगंज पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से चोर को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैशाली के राजा पाकड़ में 11 साल के बच्चे की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दोस्तों पर ही लगा है। बाया नदी के पास से शव बरामद हुआ। बिलनपुर लगुराव के रहने वाले थे अविनाश कुमार। परिजनों के मुताबिक आपसी दुश्मनी में इस घटना को अंजाम दिया गया है। शिकायत के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो मारपीट किया, इसको भर रात राजा पाकड़ में लाश रखा। इसके बाद सवेरे 4-5 बजे के करीब में इसको लाश को ले जाकर नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद हम लोग का पता लगा तो हम लोग गए वहाँ पे। इसके बाद महुआ थाना आया। महुआ थाना आने के बाद हम लोग इसका अथिक दिए। इसके बाद आज सदर हॉस्पिटल गए हैं। कौन ले गया? कौन ले गया? कुमार और शशिकांत कुमार, उनका पिता है रत्नेश कुमार और संजय सिंह। और देखिए, बगहा से एक बड़ी खबर आ रही है। स्कॉर्पियो और बाइक के बीच बगहा में टक्कर हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। बताया जा रहा है कि साइड लेने के दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद मौके से जो स्कॉर्पियो चालक है वो फरार हो गया। तो बगहा से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि साइड लेने के दौरान यह हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया, लेकिन मौके से जो चालक है स्कॉर्पियो का वो फरार हो गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए हादसा हुआ है बगहा में। स्कॉर्पियो और बाइक के बीच टक्कर हुई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि साइड लेने के दौरान यह हादसा हुआ है। बिहार में पुलिस आधुनिकीकरण पर नई बहस छिड़ गई है। आरोप लग रहा है कि केंद्र से मिल रहे फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पुलिस आधुनिकीकरण की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। केंद्र सरकार से जो पैसा बिहार को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए मिल रहा है, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी है। पूरे मामले पर कांग्रेस निशाना साध रही है। खुद बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में जो पैसा जाता है वो खर्च नहीं हो पाता, तो कहां से पुलिस मॉडर्नाइज हो पाएगी बिहार में और कहां से हम अपराध नियंत्रण कर पाएंगे? कांग्रेस पुलिस आधुनिकीकरण के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है। हालांकि जेडीयू का दावा है कि जो भी पैसा मिलता रहा है उसका पूरा इस्तेमाल हुआ है, जिसका असर भी दिख रहा है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए बिहार में जो भी खर्च हुए हैं वो धरातल पर दिखते भी हैं। नए भवनों का निर्माण हो, पुराने भवनों का पुनर्निर्माण हो, अत्याधुनिक हथियार खरीदने हो, तकनीक लानी हो, वाहन खरीदने हो, बाइक्स खरीदनी हो। आज हमें बेटियां हर थाने में AK-47 के साथ दिखाई देती हैं। मेरे पास आंकड़े भी हैं कि वर्ष 2012 हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी वित्तीय वर्षों में जो भी राशि मिली है केंद्र की सरकार की तरफ से या बिहार की सरकार ने जो आवंटित की है वो ऑलमोस्ट खर्च की जा चुकी है। वहीं बीजेपी पुलिस आधुनिकीकरण की धीमी रफ्तार की वजह कोविड को बता रही है। अभी तो 2 साल से कोरोना आ रहा, कोरोना में लगा हुआ है तो क्या करे, पैसा फेंक दे। अरे कोरोना ठंडा होगा, सब कुछ सामान्य वातावरण होगा तो सब सरकार करेगी। कोरोना इसकी वजह है। अरे तो कोरोना सब चीज का वजह कोरोना है। आदमी परेशान है जीवन जीने के लिए, जीवन बचाने के लिए, तो पहले जीवन बचाने की बात सोची जाए या मॉडरेशन की बात सोची जाए। पूर्व डीजी की नसीहत है कि फरवरी तक ही पूरे फंड का यूज कर लेना चाहिए।
अच्छे पदाधिकारी होंगे, उनको चाहिए कि अप्रैल के महीने में ही जैसे ही उनको पता लगता है कि हमारी कौन कौन सी योजनाएं हैं, टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और उसमें तेजी लानी चाहिए। और मार्च से पहले ही आपका, हम समझते हैं फरवरी तक ही आपका मॉडर्नाइजेशन का सारा फंड जो है उसको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। अगर समय पर नहीं होगा और पदाधिकारी ढीले रहेंगे तो फंड लैप्स हो जाता है, उसके पुलिस की सारी जो धीमी पड़ जाएंगी, जितने भी उसकी मॉडर्नाइजेशन की क्षमता है, पुलिस की क्षमता कम हो जाएगी। मौजूदा समय की चुनौतियों को देखते हुए पुलिस बल को आधुनिक करना बेहद जरूरी है ताकि लॉ एंड ऑर्डर पर असर न पड़े। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा में राजगीर के सिलाव स्थित नेपुरा में बुनकरों को कपड़ा निर्माण के बाद उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। बाजार नहीं उपलब्ध होने की वजह से बुनकर परेशान है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जल्द ही समस्या को दूर किया जाएगा। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट। अभी मौजूद है नालंदा जिले के सिलाव के नेपुरा में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ सिल्क और बामन बुट्टी की कपड़े का निर्माण कराया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो खटखट की जो आवाज़ आती है, चटकल की आवाज़ आती है, इसी से यहाँ कपड़ा बनाया जा रहा है। और ये यहाँ पर है जो कोकून है, ये कोकून इसी कोकून से जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से खरीद कर लाई जाती है, इसी से रेशा निकाल कर कपड़ा जो धागा बनाया जाता है और धागा से यहाँ पर जो है कपड़ा का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कपड़ा निर्माण होती है उसकी उचित मूल्य नहीं मिल पा रही है। पूर्व में यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने की सरकार ने जो घोषणा की थी, लेकिन आज ये घोषणा बेकार साबित हो रही है। यहाँ पर जानते हैं कुछ जो यहाँ पर बुनकर है उनसे क्या परेशानी होती है और क्या दिक्कत हो रहा है। ये बताइए, क्या मार्केट में मिल पाती है इसका मूल्य? नहीं सर, औना पौना जाके अपना प्राइवेट दुकान में बेच के आना पड़ रहा है। और सरकार का जो योजना का कपड़ा बनता है वो भी यहाँ हैंडलूम रहते हुए में भी उसको काम नहीं मिला है। जैसे सतरंगी चादर उनका चल रहा है योजना, वो भी यहाँ नहीं बन रहा है। अभी नया पोशाक योजना आ रहा है, पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो भी काम मिल जाए तो इन लोग को अपना अच्छा मजदूरी उससे मिल सके, अपना सिल्क ना बना के उनका काम करके उनका भरण पोषण अच्छा से कर सकेंगे। यहाँ हम लोग सिल्क कपड़ा का निर्माण कर रहे हैं और वही सिल्क कपड़ा बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? धागा कहाँ से? यहाँ धागा हम लोग बाहर से लाते हैं। यहाँ हम लोग कोकून छत्तीसगढ़ और झारखंड के से लाते हैं और यहाँ पे घर के महिलाओं घर में सूत काटती, उसी का ताना और उसी का बाना करते हैं। उसके बाद कपड़ा हम लोग तैयार करके मेहनत हम लोग को बहुत है। जो बुनकर की समस्या है और उनसे हम बातचीत भी करेंगे और संबंधित विभाग के माननीय मंत्री से भी बातचीत करके उनकी जो तकलीफ है, दिक्कत है, परेशानी है, उसको भी दूर करने की पूरी तरह से सरकार कोशिश करेगी। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने आज पटना बीजेपी ऑफिस में पीएम के मन की बात को सुना। कार्यक्रम की तारीफ करते हुए बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक है। इस बार पीएम ने तरह तरह के अन्वेषण की बात की जो हमारे संकल्प को मजबूत करता है। यहाँ के किसान अपने बागानों में इन लोगों ने बाकायदा हिमाचल जा तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात का एपिसोड होता है लगभग हमेशा प्रेरक होता है। इस बार तो और प्रेरक लगा जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो अभियान की बात कही, उन्होंने नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की बात कही
और देश के कोने कोने में तरह तरह के अन्वेषणों के बारे में बताया, तो कहीं न कहीं हमारी संकल्प शक्ति को उन्होंने मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बिहार के लोगों ने जिस प्रकार देखा है, मुझे लगता है हर आदमी में आज उस संकल्प शक्ति का बीजारोपण हो रहा है कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं करने की जरूरत है। संपर्क यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आधा दर्जन गांवों में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और बिहार सरकार की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू के संपर्क में कई विपक्ष के नेता हैं जो सीएम नीतीश कुमार के बेहतर काम से प्रभावित हैं और सही समय आने पर विपक्ष सही निर्णय लेगा। विपक्ष के नेताओं का वहां दम घुट रहा है। ये संपर्क में तो ऑलवेज रहते ही हैं, लोग हैं संपर्क में, लेकिन हम आपको साफ साफ बतावें कि हम लोगों की ओर से कोई कोशिश नहीं है कि कोई विपक्ष का नेता हम लोगों के साथ आवे, कोई कोशिश नहीं। उनकी खुद की परेशानी है, जिस परेशानी के कारण लोग हम लोगों से संपर्क में। आने वाले समय में सर वो संपर्क सही निर्णय लेंगे? अब वो तो उनके ऊपर है, लेकिन जिस तरह से दमघुटन की स्थिति में वहाँ है, निश्चित रूप से देर सवेर डिसीजन लेंगे ही लोग। लेकिन जदयू के संपर्क में है सर विपक्ष के नेता? तो बता तो रहे हैं, हम तो कितनी बार आपको बता दिए। पूर्णिया पहुंचे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का स्टैंड साफ है कि देश में एक बार फिर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जहां भी उनकी पार्टी की हार हुई है उसकी वो समीक्षा करने आए हैं। जहां जो कमी है इससे सबक सीखते हुए आगामी 2025 के चुनाव को लेकर पार्टी को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। जब हमारे नेता ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना के पर उन्होंने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, तो हम लोग उनके मैंने जो हमारा स्टैंड है उसी स्टैंड पर हमारा काम होगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना है वो हो। और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से आ रही है, जहां वीआईपी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी का आज वाराणसी में कार्यक्रम है, जहां वो फूलन देवी की प्रतिमा लगाने वाले हैं। इससे पहले ही कैंटोनमेंट स्थित होटल में पुलिस ने कई कार्यकर्ता और नेताओं को नजरबंद कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज से भगवान शिव की आराधना का पावन महीना शुरू हो गया है। कोरोना काल को देखते हुए इस साल भी श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होगा। जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर पाबंदी लगाई है। आम श्रद्धालुओं से मंदिर में भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई। तो वहीं बिहार का देवघर कहे जाने वाले लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में भी सन्नाटा पसरा है। सावन के पहले दिन सरकारी पूजा के साथ ही मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया है। हमारे ट्रस्ट के आदेशानुसार मंदिर को बंद कर दिया गया है और 2 साल से बंद है, तो इसको देखते हुए ट्रस्ट को भी थोड़ा नुकसान होता है और ब्राह्मणों की भी थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ती है। स्पष्ट कर दिया गया है श्रावणी मेला में, तो बल्कि हम आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाहेंगे कि पूजा जो करनी है वो अपने घर में करें। कहीं पर भी आज भी आप जान रहे हैं कि सारे धार्मिक स्थल बंद हैं, कहीं भी धार्मिक स्थल खुले नहीं हैं। राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी आज के दिन में भी धारा 144 पूरी तरीके से लागू है और कारगर है। कहीं भी धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, इसलिए कहीं भी कोई भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।